जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ाएंगे संविधान में, और संविधान में हम पिछली क्लासों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमारी 9 क्लास हो चुकी हैं। इसमें हमने पढ़ा था भाग 1, भाग 2, भाग 3। बाकायदा से हमने डिस्कस किया था, उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर रेडी हो जाइए, स्टार्ट हो जाइए और फिर स्टार्ट करते हैं हम आज संविधान में भाग नंबर 4 की, और जिसमें हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। बात यह है कि दोस्तों, यदि आप हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, इस सब्जेक्ट से यदि आप क्लास देखना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, जिसमें आपको क्लास बाय क्लास मिलेंगी। ये नहीं है कि क्लास छोड़ के मिलेगी, लेकिन आपको सारी की सारी क्लास बाय क्लास मिलेगी, जिसमें हमने सारी की सलाह क्लास डाल चुके हैं। जो पिछली क्लास हमारी हो चुकी हैं वो सारी की सारी क्लासें मिलेंगी। तो दोस्तों स्टार्ट हो जाएं, और स्टार्ट करने से पहले एक बार हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करें दोस्तों। चलो, आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग नंबर 4। भाग कौन सा? भाग 4। अनुच्छेद इसमें कितने तक की चर्चा है? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। इसका नाम क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में समझेंगे पहले कि इसको किसके संविधान से लिया गया था और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। देखो क्या हुआ, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय कुछ पॉइंट ले गए थे राज्य के नीति तत्व, लेकिन वो लिए कहाँ के संविधान से लिए गए थे? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान लिया, वो मतलब जो भाग लिया गया था, इससे संबंधित जो सारे के सारे अनुच्छेद की बातें ली गई थी, वो ली गई थी आयरलैंड के संविधान से। किसके संविधान से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। लेकिन कभी ये भी पूछ सकता है कि आयरलैंड ने, ये पूछ सकता है कि भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए, लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे? तो दोस्तों जो आयरलैंड ने लिए थे वो स्पेन के संविधान से लिए थे। तो समझते हम, इसने सबसे पहले कहाँ के संविधान से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए दोस्तों? इसने लिए थे स्पेन के संविधान से, स्पेन के संविधान से। तो दोस्तों अब हमें यह भी समझ में आ गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और आयरलैंड ने जो संविधान बनाया उसमें उसने कहाँ से लिए थे? उसने लिए थे स्पेन से। तो यह तो हमने समझ लिया कि कहाँ के संविधान से लिया गया था। अब हम बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक का उद्देश्य क्या होता है। इसका एक उद्देश्य भी है, लेकिन उद्देश्य समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है। देखो, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे भारत सरकार के पास धन और संसाधन की कमियां थी। तो उस संसाधन की कमियों को ये बताया, केटी साह थे, उन्होंने बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो एक बैंक के चेक के समान है। जिस प्रकार बैंक अपने चेक का भुगतान इच्छा अनुसार करती है, उसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो संबंधित जो बात देती है, जो लाभ देती है, वो सरकार अपनी इच्छा अनुसार देती है। तो बात करते हैं, हम बात कर रहे थे इसके उद्देश्य के बारे में। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसके उद्देश्य होता है कि समाज एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। समाज एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आर्थिक लोकतंत्र के मतलब होना है कि जो हमारा लोकतंत्र है, जो समाज है, उसके लिए कुछ स्थापना करना, कुछ आर्थिक स्थितियां, कुछ लाभ देना, वो बात की गई उसका उद्देश्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं सारे के सारे अनुच्छेद। जिस प्रकार हमने पिछले अनुच्छेद 1 से लेकर के 35 तक एक एक करके पढ़े थे, तो उसी प्रकार आज हम अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा होगा हमारा? सबसे पहला अनुच्छेद है 36। 36 में बात की गई है राज्य के नीति तत्व की परिभाषा के बारे में। परिभाषा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य के नीति तत्व की परिभाषा की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है।
तो दोस्तों किस अनुच्छेद में की गई है? राज्य के नीति तत्व की जो चर्चा की गई है वो, यानी परिभाषा की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 36 में की गई है। परिभाषा की चर्चा किस में की गई? अनुच्छेद 36 में की गई है। और परिभाषा में ही क्या लिखा? परिभाषा में इसका उद्देश्य के बारे में लिखा है कि समाज, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। देखो इसके उद्देश्य क्या था? समाज एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो वही बात इसकी परिभाषा में दोहरा गया है कि जो समाज है उसकी आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, मतलब आर्थिक स्थापना का करना मतलब होता है कि उससे संबंधित जो हमारे आर्थिक लाभ दिए जा रहे हैं, जैसे राशन है और पेंशन है और जो हमारे मतलब कुछ सहायता दी जाती है, वो सब किसमें? राज्य की नीति तत्व के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो सबसे पहले हमने अनुच्छेद 36 के बारे में पढ़ लिया। अनुच्छेद 36 में किसकी चर्चा की गई है? अनुच्छेद 36 में चर्चा की गई है परिभाषा के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 37। अनुच्छेद 37 में किसकी चर्चा की गई है? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 कहता है कि न्यायालय द्वारा, इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात न्यायालय द्वारा, अर्थात इस चीज न्यायालय में वाद योग है। मतलब यह है कि एग्जाम्पल के लिए आपको यदि राशन नहीं मिल रहा, आपको यदि कोई पेंशन नहीं मिल रही है, तो क्या आप उस बात को, मतलब उस केस को क्या आप न्यायालय में जा सकते हो लेकर के? ये बताइए कि आप ये कह सकते हो न्यायालय में जा करके कि सर, कि जज साहब मुझे राशन नहीं मिल रहा है, मुझे पेंशन नहीं मिल रही है। आप इससे संबंध जितनी भी बातें हैं, जितनी भी वाद विवादी बातें हैं, आप उन सबको न्यायालय में नहीं ले सकते। तो इसीलिए 37 में कहा है कि डीपीएसपी से संबंधित या राज्य के नीति तत्व से संबंधित जितनी बातें हैं उन्हें न्यायालय में नहीं ले सकता। तो ये क्या कहेगा? न्यायालय द्वारा, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यदि इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता तो हम क्या होते कि हम जो वाद युग बातें होती हैं उन्हें न्यायालय में ले जाते थे। इसीलिए इसे न्यायालय में नहीं ले जाते, क्योंकि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता। या हम कह सकते हैं यह न्यायालय में वाद योग है, वाद विवाद योग, वाद योग नहीं है। ठीक है, मतलब इसी में न्यायालय में वाद योग नहीं है। न्यायालय में हम वाद विवाद से संबंधित कोई बातें नहीं ले जा सकते। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 समझते हैं। अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याण, लोक कल्याण में अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। देखो लोक कल्याण में अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि समाज के लिए कुछ सहायता करना, समाज के लिए सहायता करना, या इसे हम अर्थात कह सकते हैं, अर्थात समाज के लिए सहायता करना, सरकार को जैसे सहायता करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए उदाहरण ले लीजिए, राशन कार्ड। राशन कार्ड, राशन कार्ड क्या है? आपको एक समाज के लिए सहायता तो है भाई। जिस व्यक्ति के लिए खेती नहीं है, जिस व्यक्ति को खाने के लिए राशन नहीं, मतलब खाने के लिए अनाज नहीं उग रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए अनाज कौन दे रही है? राज्य तो दे रहा है उसके लिए अनाज कौन दे रहा है? राशन कार्ड के तहत उसके लिए अनाज मिल रहा है। जिस व्यक्ति के पास खेत नहीं है, जिस व्यक्ति के पास अनाज नहीं है, उस व्यक्ति के लिए खाने के लिए जो राशन दिया जा रहा है वो किसके तहत? राज्य की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। किसके माध्यम से? राशन कार्ड के माध्यम से। जिस व्यक्ति के पास राशन कार्ड है उसके लिए अनाज दिया जा रहा है। दूसरी बात इसमें कहेगी, दूसरा एग्जाम्पल है कि सामाजिक राजनीतिक न्याय, राजनीतिक
न्याय, समाज के लिए राजनीतिक न्याय, न्याय। देखो समझिए बढ़िया करके। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण में अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि समाज के लिए, समाज के लिए सहायता करना, समाज के लिए सहायता करना। सहायता कौन करेगी? राज्य सरकार सहायता करती है। राज्य सरकार सहायता किस प्रकार करती है? जैसे किसी व्यक्ति के पास खेती नहीं है और उस व्यक्ति के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए राशन कौन देती है? उस व्यक्ति के लिए राशन दे रही है वो राज्य सरकार देती है। कौन देती है? राज्य सरकार देती है। उसी किसके माध्यम से देती है? उससे देती है राशन कार्ड के माध्यम से। जिस व्यक्ति के पास राशन कार्ड है उसके लिए राशन दिया जा रहा है। दूसरी, सामाजिक के लिए राजनीतिक न्याय, जो हमारा समाज है उसके लिए न्याय क्या? राजनीतिक न्याय, राजनीतिक रूप से उसे न्याय दिया जाना चाहिए। तो समाज के लिए न्याय दिया जाए किसके रूप से? राजनीतिक रूप से। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां तक तो हमने बात कर ली अनुच्छेद 38 के बारे में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39। 39 देखो, अनुच्छेद 39 कहता है कि समान काम के लिए, समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन स्त्री एवं पुरुषों के लिए संसाधन, संसाधन। समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन स्त्री एवं पुरुषों के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? ये अनुच्छेद नंबर 39। तो समझते हैं कि एग्जामिनर इसको कैसे पूछेगा। एग्जामिनर पूछेगा कि भैया वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें समान काम के लिए समान वेतन स्त्री एवं पुरुषों की चर्चा की गई है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 39 में। अनुच्छेद नंबर 39 में किसकी चर्चा की गई है? अनुच्छेद 39 में चर्चा की गई समान काम के लिए समान वेतन, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। तो यहां तक तो हमने समझ लिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 39। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39 का खंड 1 का जोड़ा गया है। अनुच्छेद 39 का खंड 1 का खंड जोड़ा गया 39 में, जिसमें कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन हुआ था सन 1976 में। इसमें कहा गया है कि निःशुल्क विधि की सहायता, निःशुल्क विधि की सहायता, निःशुल्क विधि का मतलब जो कानून है वो सभी के लिए सहायता प्रदान करेगा। निःशुल्क विधि की सहायता, निःशुल्क विधि की सहायता किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निःशुल्क विधि की सहायता का वर्णन किया गया। तो वह कौन सा? अनुच्छेद नंबर 39 का। यह क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि अनुच्छेद 39 में काखंड जोड़ा गया है वह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आजकल दोस्तों एग्जामिनर क्या है, संशोधन ज्यादा पूछ रहा है, तो इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संशोधन हुआ था संविधान में, और ये कब हुआ? 1976 में हुआ था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। फिर इसके माध्यम से 39 के एक काखंड जोड़ा गया जिसमें कहा गया निःशुल्क विधि में सहायता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि निःशुल्क विधि की सहायता किस अनुच्छेद में की गई है और किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है? निःशुल्क विधि में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। दोस्तों यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया 36 में किसकी बात की गई है, उसकी परिभाषा के बारे में। 37 में किसकी बात की गई है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। 38 में किसकी बात की गई है? 38 में कहा गया है कि लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण में अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है सामाजिक के लिए सहायता प्रदान करना। 39 में कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन स्त्री एवं पुरुषों के लिए संसाधन प्रदान करना, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। और बात करते हैं 39 का काखंड। 39 का काखंड में क्या जोड़ा गया कि निःशुल्क विधि की सहायता। इसको किस संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। यहाँ तक तो दोस्तों हमने अनुच्छेद, अब तक हम 5 की चर्चा कर चुके हैं, मतलब 36, 37, 38, 39, 39 का। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 40 की। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में कहा गया कि ग्राम पंचायतों का संगठन, जो ग्राम पंचायत का संगठन होता है
उसकी चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 40 में, ग्राम पंचायत का संगठन। देखो अनुच्छेद 40 में किसकी चर्चा की गई दोस्तों? अनुच्छेद 40 में की गई है ग्राम पंचायत का संगठन। जो ग्राम पंचायत का संगठन होता है उसकी चर्चा हम किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद नंबर 40 में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में चर्चा की गई है? तो वह अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद हमारा 40 होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में किसकी चर्चा की गई है? ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में चर्चा की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहां तक तो 40 हमने पढ़ लिया। अब बात कर रहे हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता दी जाएगी, जैसे काम और शिक्षा प्राप्त करना, या विकलांगता या वृद्धा या विधवा स्त्री या पुरुष के लिए मतलब सहायता, जैसे पेंशन दी जाती है उनके लिए। तो हम समझते हैं अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, सहायता जैसे काम एवं शिक्षा प्राप्त करना, या हम कह सकते हैं कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या विकलांगता पेंशन। तो ये समझिए दोस्तों कि अनुच्छेद 41 में किसकी चर्चा की गई है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे काम में शिक्षा प्राप्त करना या काम प्राप्त करना, या फिर विधवा पेंशन, जो विधवा स्त्रियों के लिए पेंशन दी जाती है, वृद्धा लोगों के लिए, पुरुषों के लिए, जो पुरुष होते हैं या महिला होती है उनके लिए पेंशन दी जाती है, या फिर विकलांगता जो लोग होते हैं उनके लिए पेंशन दी जाती है। विकलांगता लोगों के लिए उनके लिए कोई सरकारी या वो सॉरी मतलब साइकिल या रिक्शा इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, दी जाती है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत? 41 के तहत। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुच्छेद 41 में किसकी चर्चा है? किसकी चर्चा है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, जैसे काम है शिक्षा प्राप्त करना, या विकलांगता या पेंशन, विकलांगता वाली पेंशन, या विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन। इस प्रकार की जो पेंशन की व्यवस्था मिलती है किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? अनुच्छेद 41 के तहत। दोस्तों यहां तक तो हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 41 में। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 36 में किसकी दोस्तों चर्चा? परिभाषा। 37 में इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता। 38 में लोक कल्याण में अभिव्यक्ति, और 39 में समान काम के लिए समान वेतन। 39 के काम है निःशुल्क विधि, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और 40 में ग्राम पंचायत का संगठन, और 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। तो यहां तक तो दोस्तों हमने अनुच्छेद 41 पढ़ लिया। अब बात कर रहे हैं अनुच्छेद 42। देखो अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि न्याय संगत काम के लिए मनुचित दशा, जो न्याय संगत काम के लिए मनुचित दशा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्याय संगत काम के लिए मनुचित दशा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन सा आंसर होगा? अनुच्छेद नंबर 42। न्याय संगत काम के लिए मनुचित दशा का अनुच्छेद किस में किया गया है? अनुच्छेद 42 में। और इसमें यह भी जोड़ा गया कि प्रसूति महिला के लिए कठिन परिश्रम पर ना रखना। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं,
उनके लिए कठिन परिश्रम पर ना रखना। यदि कोई महिला काम कर रही है तो उसके लिए आप कठिन परिश्रम नहीं करा सकते जिस समय वो गर्भवती हो। तो इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद नंबर 42 में। तो दोस्तों बताइएगा अनुच्छेद 42 में किसकी चर्चा की गई है? न्याय संगत काम के लिए मनुचित दशा एवं प्रसूति महिलाओं के लिए कठिन परिश्रम पर ना रखना। ये इसमें किस अनुच्छेद चर्चा की गई है? अनुच्छेद 42 में। तो यहाँ तक तो दोस्तों हमने अनुच्छेद 42 भी समझ लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जामिनर किसी भी हिसाब से पूछे लेकिन आप नहीं भूलोगे अब। ठीक है दोस्तों, चाहे 2 भाग में पूछे, चाहे 1 भाग में पूछे, चाहे अनुच्छेद उठा के पूछ ले, लेकिन आप नहीं भूलोगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 43। अनुच्छेद 43 देखो, अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि निर्वाह योग्य मजदूरी, जो मजदूरी है वो निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात हम कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं मजदूरी उतनी दी जा सके, उतनी दी जा सके जिससे कि वह अपना परिवार चला सके, ठीक है दोस्तों। मतलब अनुच्छेद 43 में किसकी बात की गई? निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति कुटीर उद्योग में काम कर रहा है, किसमें? उद्योग में काम कर रहा है, उद्योग का मतलब किसी इंडस्ट्री यानी किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए उतनी मजदूरी से कम ना दी जाए जिससे भी कि अपना परिवार ना पाल सके। इसका मतलब ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके लिए उतनी मजदूरी दी जाए जिससे वह अपने परिवार को अच्छा खासा चला सके। ठीक है दोस्तों, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 43 में। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने समझ लिया अनुच्छेद 43 में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद नंबर 44 की। अनुच्छेद 44 में कहा गया समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता का मतलब कहा गया कि विवाह वह किसी धर्म का हो लेकिन उसके लिए कुछ वैवाहिक नियम लागू किए गए हैं। विवाह जो है वह किसी भी धर्म का हो लेकिन उसके लिए कुछ वैवाहिक नियम है, चाहे वह शादी किसी भी रीति में हो, लेकिन चाहे वह तलाक हो या विवाह हो, उसके लिए सभी क्या नियम अलग अलग नहीं किए गए बल्कि एक ही नियम है। तो इससे हम क्या कहेंगे? सभी धर्मों के लिए वैवाहिक एवं तलाक के नियम के लिए कानून एक समान है, चाहे वह शादी कैसी हो, चाहे वह शादी किसी भी रीति में हो, रीति का मतलब किसी भी धर्म में हो, चाहे वह हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे सिख में हो, किसी भी रीति में शादी हो, लेकिन वैवाहिक एवं तलाक के जो कानून दिया गया है वो एक समान दिया गया है। तो अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान सिविल संहिता का मतलब होता है कि किसी भी धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए वैवाहिक एवं तलाक से संबंधित कानून एक समान है, चाहे वह शादी किसी भी रीति में हो। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ गया हो कि अनुच्छेद 44 से कैसे पूछ सकता है। अनुच्छेद 44 से पूछ सकता है कि वह अनुच्छेद 44 में किसकी चर्चा की गई है? समान सिविल संहिता की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कुछ संहिता होती हैं जैसे आचार संहिता, दंड संहिता, वो किसे कहते हैं? तो समझिए, देखो दंड संहिता कहते हैं अपराध के रोकने के लिए उसे कहते हैं दंड संहिता। दंड संहिता एवं आचार संहिता।
आचार संहिता कब लागू की जाती है? जब चुनाव होता है तो उसमें आचार संहिता लागू की जाती है। और दंड संहिता कब लागू की जाती है? जब कोई अपराध होता है तो उसमें दंड संहिता लागू की जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने अनुच्छेद 36 से लेकर के 44 तक बाकायदा से एक एक करके समझे। अनुच्छेद 36 में परिभाषा, 37 में इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता, 38 में लोक कल्याण की अभिवृत्ति, 39 में समान काम के लिए समान वेतन, और 39 के काम है निःशुल्क विधि की सहायता। इसे किस संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे मैं सरकारी सहायता आपको बताई थी, काम एवं शिक्षा प्राप्त करना या विधवा या ये सब पेंशन होती हैं। और 42 में किसकी चर्चा की गई है? 42 में की गई है न्याय संगत काम के लिए मनुचित दशा। और 42 के बाद 43 में क्या कहा गया? 43 में कहा गया निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब किसी व्यक्ति के लिए उतनी मजदूरी दी जाए कंपनी में जिससे भी अपना परिवार चला सके। 44 में बात की गई है समान सिविल संहिता। तो दोस्तों यहाँ तक तो मैंने आपको अच्छी तरह समझाया 36 से लेकर के 44 तक। अब जो हमारे 45 से 51 तक आर्टिकल बचे हैं भाग 4 में, वो हम कल यानी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम ही रोकते हैं वीडियो। ठीक है दोस्तों, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद साथियों।